एंड सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट होता है, बहुत से बच्चों को लगता है कि हम एक स्टोरी यहाँ से रट के जाएंगे या उसको पहले प्री कंसीव माइंड से लेके जाएंगे और वहाँ उसको डाल के अच्छे से बोलेंगे तो हो जाएगा। इसमें जनरली आप लोगों का क्या पैरामीटर क्या देखना, जब ग्रुप डिस्कशन आप करा रहे होते हैं बच्चों का, तो बच्चों में क्या ढूंढ रहे होते हैं कि आपको क्या मिल जाए कि ऐसा बंदा मुझे मिल जाए तो मैं अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं तो यही बोलूँगा कि बहुत कॉन्फिडेंटली वहाँ बैठिए, आराम से टॉपिक को समझिए और उसको ऐसे डिस्कस कर रहे हैं कि आप अपने एक ओपिनियन अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इट इज़ द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी आप सब लोग कर रहे हैं। हर स्टूडेंट को जिसको भी आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनना है, चाहे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, किसी भी पार्ट में आपको ऑफिसर बनना है तो आपको एसएसबी इंटरव्यू जरूर देना है। और अगर आपको एसएसबी इंटरव्यू देना है तो उसके लिए आपको जीटीओ टास्क के लिए हमेशा तैयार होना होता है। आज हमारे साथ में जीटीओ के एक्सपर्ट, भोपाल और कोलकाता के सीनियर जीटीओ रहे कमांडर विकास यादव साहब हैं। साहब आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू। साहब सीनियर जीटीओ रहे हैं, एक एक बारीकी जो जीटीओ के अंदर स्टूडेंट्स को चाहिए होती है, किस तरह से दिमाग लगाना है, क्या काम करना है, वो सारी चीज़ें सर हमें आज बताने वाले हैं। आप सब लोग इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। एसएसबी में कई सारे र्यूमर्स होते हैं। अनट्रेंड लोगों से जब हम गाइडेंस लेते हैं, जब सिर्फ गाइड्स पढ़ते रहते हैं, तो हमारे परसेप्शन जो है उस हिसाब से बनने लगते हैं। पर अगर हम किसी एसेसर के पास बैठें या एसेसर को ध्यान से सुने तो कई सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है, ईजी हो जाती है। तो सर आपका एक बार फिर से वेलकम है। थैंक यू। और सर से शुरुआत करते हैं, बात करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट से। स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, स्टेज 1 होता है। सर हमारे बच्चे स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जाते हैं, बड़ी टेंशन लेके जाते हैं, वो फर्स्ट फेज के लिए क्या करके जाना है बच्चे को? आई थिंक द सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, कभी भी आप जब एसएसबी में जाओ, ओरिजिनलिटी ऑफ आइडिया। एंड सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट होता है, बहुत से बच्चों को लगता है कि हम एक स्टोरी यहाँ से रट के जाएंगे या उसको पहले प्री कंसीव माइंड से लेके जाएंगे और वहाँ उसको डाल के अच्छे से बोलेंगे तो हो जाएगा। दिस इज़ नॉट द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया इज़ आपका ओरिजिनल थॉट शुड कम आउट। आपको जो भी पिक्चर दिखाया जा रहा है उसको अच्छे से देखना है, उसको डिटेल में आपको देखना है और आपका जो पिक्चर पे जो स्टोरी आप बना रहे हो वो उसी पिक्चर पे बनाना है जो दिखाया गया है, ना कि अपना एक प्री माइंड सेट। जब आप तैयारी भी करते हो बच्चों को, हम तैयारी कर मतलब आप जहाँ भी उसको तैयारी करना है तो उसको ये नहीं तैयारी करना है कि मैं एक स्टोरी रट के जाऊँगा या मैं इस पे आएगा तो ऐसा स्टोरी बनाना है। वो माइंड सेट को ओपन करना है। अगर 50 बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं तो 50 का स्टोरी एकदम अलग होगा और अलग होना भी चाहिए, बिकॉज आपका दिमाग अलग तरह से काम कर रहा है। हाउएवर आपका जो बेसिक फ्रेमवर्क है स्टोरी का या जो भी कुछ उसमें दिखाया गया है उसको देखना है। लोगों को लगता है कि एक पॉजिटिव अप्रोच जो बिल्कुल चाहिए, लेकिन पॉजिटिव अप्रोच ही लोग इतना गलत समझ लेते हैं कि एक्सीडेंट दिखाया तो एक्सीडेंट नहीं बताएगा उसको। कोई बोलेगा स्क्रीन प्ले हो रहा है, कोई बोला उसको बिल्कुल जो दिखाया गया है, बच्चा बीच में कोई रोड पे पड़ा हुआ है, ब्लड जा रहा है, उसको अवॉइड कर देगा। कहीं एम्बुलेंस खड़ा हुआ है उसको देखेगा नहीं। तो पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं कि आप जो दिखाया गया उसको ना देखो, उसका मतलब है उसमें आपका सोल्यूशन क्या हो सकता है, आप कहाँ जा सकते हो। एंड स्टेज 1 के लिए सबसे ज़रूरी एक पावर ऑफ कम्युनिकेशन। आपके एक्सप्रेशन है, आप कैसे बात करते हैं, वो बहुत मैटर करता है। सर ने अपनी एक ही बात, एक ही स्टेटमेंट में 3 बड़ी बड़ी बातें कह दी। ओरिजिनलिटी ऑफ द आइडियाज़, प्री कंसीव स्टोरी नहीं होना चाहिए और पॉजिटिविटी के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप ओरिजिनलिटी को दिखा ही ना पाएँ। तो आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिविटी तो होना ही चाहिए, पर ऐसा ना हो कि जो दिख रहा है उसको आप दिखाए ना, उसको हाइड कर दें और सीधे ड्रामा वामा पर चले जाएं। दूसरी बात है, सर ने कहा पावर ऑफ एक्सप्रेशन सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो यही देखा जा रहा है 1 मिनट में आप जितना बोल रहे हैं वही आपके लिए क्रूशियल टाइम है, वही आपका गोल्डन टाइम है जो आपको स्टेज 2 के लिए आगे बढ़ाता है। सर ने बहुत बेसिक वर्ड्स में हमको समझा दिया है कि ठीक से देखना है। सर बच्चे यही करते हैं, 30 सेकेंड्स स्टोरी देखते भी नहीं है ठीक से, तो बच्चे ठीक से उस स्टोरी को देखते भी नहीं है और बस लिखना चालू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड सेट करके जाते हैं। दूसरा, बच्चे सर ऐसा कहते हैं कि मैं कॉमन स्टोरी पर नहीं पहुंच पाया था। सर ने उसका भी जवाब दे दिया कि अगर 50 बच्चे बैठे हैं, हर एक का इमेजिनेशन अलग अलग है। जब सभी का इमेजिनेशन अलग अलग तो निश्चित तौर पर स्टोरीज अलग अलग होगी ही, होना भी चाहिए। देखिए, आपके स्क्रीनिंग टेस्ट की टेंशन सर ने खत्म कर दी इस 2 मिनट के वीडियो में। आपको जरा भी टेंशन नहीं लेना है, आपके हर सवाल का जवाब आज साहब दे रहे हैं और साहब फोर्ट डिफेंस एकेडमी के माध्यम से स्टूडेंट्स को एसएसबी इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि कमांडर यादव साहब के गाइडेंस में आपको पढ़ना है तो आप भी फोर्स डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं।
यहाँ पर बहुत बढ़िया फैसिलिटीज़ है, साइकोलॉजिस्ट है, GTO है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, ग्राउंड भी वेल डेवलप्ड है और सर के गाइडेंस में सारी चीज़ें बढ़िया प्रॉपर तरीके से चल रही है। सर बच्चा स्क्रीन इन हो गया, कई बार तो बहुत घबराता है स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान, आप उसकी घबराहट दूर करते हैं क्या? बिल्कुल, घबराहट तो एक तो घबराहट हर किसी को होता है। आप कभी भी किसी टेस्टिंग एनवायरनमेंट में जाते हैं, कहीं भी जाओगे, ये बहुत ही ऑब्वियस है कि उसको एक एंग्जाइटी रहेगा, एक थोड़ा सा रहेगा कि मेरा टेस्ट कैसे जा रहा है, एंड वेरी ऑब्वियस। एज एन असेसर आप वहाँ जो भी बैठा होता है उसको भी समझ में आता है, ही इज़ ऑल्सो ह्यूमन बीइंग एंड ही ऑल्सो अंडरस्टैंड द सेम। बट जब बच्चा वहाँ जा रहा है तो इवन GTO ग्राउंड में बिफोर वी स्टार्ट GTO टेस्टिंग एक प्री ब्रीफ करते हैं, बच्चे को पूरा एक्सप्लेन किया जाता है कि यहाँ पे कैसे टेस्ट होने वाला है, क्या हम करने वाले हैं। उसका मेन रीज़न यही है कि आपको समझ आना चाहिए एंड उसमें एंग्जाइटी लेवल बढ़ाना नहीं है। तो वो हमेशा GTO हमेशा ट्राई करता है कि उसका जो एंग्जाइटी लेवल है वो कम रहे और वो टेस्ट को अच्छे से दे। तो टेंस नहीं रहना है। सर ने कहा है जो आपके एसेसर्स वहाँ बैठे हैं वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो हमारे जैसी सोसाइटी से वहाँ आते हैं, तो वो जानते हैं कि जब बच्चा किसी एग्ज़ाम को देने जा रहा है, हर बच्चा जो एग्ज़ाम देने जा रहा होता है कहीं ना कहीं फियर होता है, तो उस फियर फैक्टर को भी दूर किया जाता है। पर आप खुद से ही जब घबराओगे तो घबराहट में गलतियाँ ज़्यादा होती है। शांत रहिए, लॉजिक का इस्तेमाल कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। सर GTO का जो पार्ट होता है सबसे बड़ा पार्ट है, जैसा आपने थोड़ी देर पहले भी कहा कि पावर ऑफ एक्सप्रेशन है, कम्युनिकेशन बड़ा जोरदार होना चाहिए बच्चे का। GD का पार्ट होता है जी, ग्रुप डिस्कशन 1, ग्रुप डिस्कशन 2। GTO के दौरान बच्चे करते क्या है कि बस उनको टॉपिक मिलता है, वो टॉपिक को उठाया और 2 या 3 सेंटेंस बस दिमाग में आए, और जब तक वो 2-3 सेंटेंस को मुंह से निकाल नहीं देंगे, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक चुप नहीं होते हैं। और उसके बाद में ऐसे चुप होते हैं पूरी GD के दौरान वो बोलते ही नहीं है। हाँ। यानी कुछ कुछ ऐसे होते हैं 1-1.5 मिनट शुरुआत के बोलेंगे और उसके बाद में जो बचा हुआ टाइम पूरा चुपचाप बैठे रहेंगे। तो एक क्या GD का क्या वास्तविकता में करना चाहिए, कैसे करना? अरे आपने एकदम बिल्कुल सही चीज़ को एकदम उठाया और सही चीज़ को बताया है। GD में काफ़ी बच्चे ऐसे आते हैं क्योंकि वो इतना एंग्जाइटी लेवल में, उनको सिर्फ ये सोचते हैं वो पूरा टाइम कि मुझे अगला क्या बोलना है। ना तो वो ग्रुप को सुनता है, वो सिर्फ अपना वो पॉइंट बार बार मन में रिवाइज करता रहता है कि जैसे मुझे मौका मिलेगा तो मैं ये पॉइंट बोल दूंगा। लेकिन इसको एक नॉर्मल डिस्कशन की तरह लेना है। जैसे आप कहीं भी, लाइक अभी हम बात कर रहे हैं, कहीं भी बच्चे बैठते हैं अपने स्कूल्स में, कॉलेज में, बाहर के रेस्टोरेंट में, आप आपस में बात करते हैं, तो बात ऐसे नहीं होता कि आप कुछ भी बात चल रहा है और कहीं भी अपना वो 2 पॉइंट डाल दोगे। वो बात जिस फॉर्मेट में चल रही है, जिस लेवल पे चल रही है, उसी को आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो बहुत ज़रूरी उसका है कि पहले सुनना है, दूसरे को भी सुनना है। इट्स नॉट कि सिर्फ अपना पॉइंट देना है। और जब अपना पॉइंट दे रहे हो, रिलेवेंट कितना है, लॉजिक कितना है, आपके रिपीटेटिव हो, वही बात बोल रहे हो बार बार, या बस आपके कुछ लोगों के सिर्फ इतने ही पॉइंट होते हैं, आई एग्री विद चेस्ट नंबर सो एंड सो और चेस्ट नंबर सो एंड सो, तो वो नहीं होना चाहिए। आप पहले टॉपिक को समझो, उसमें 3 लीड दिए गए हैं, उनको अपना समझिए आप उसके बारे में। और फिर जब आपका जिस लेवल पे जा रहा है, लाइक आपने कुछ बोला, किसी ने उसको काउंटर किया, किसी ने और पॉइंट दिए, फिर उसके बाद जब आप दोबारा बोलते हैं तो उस फ्लो में आगे जाना है। मे बी आप एक नया लाइन ऑफ थॉट लेके आ सकते हो, बट देन इट इज़ टू बी रिलेवेंट विद द टॉपिक। ऐसे नहीं आप पूरा स्विच ऑफ होके बैठ गए हो, जो बच्चे करते हैं, और सिर्फ वो अपने वो 3-4 पॉइंट को रिवाइज करता है, फिर जैसे मौका मिलता है फिर उनको ऐसे मतलब ब्रर करके निकाल दिया और बोल दिया और फिर ख़त्म हो गया। सो ये कहीं ना कहीं सभी को समझ में आता है। अगर आप ऐसे भी एक नॉर्मल रूम में बच्चों को बैठाओगे, वो आपस में ऐसे बात करेंगे, तो उनको भी समझ में आएगा कि ये गलत जा रहा है। गलत जा रहा है। तो उसके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, एंड ऑफकोर्स टॉपिक का थोड़ा समझ ज़रूरी है। अगर आपको समझ नहीं है तो आप वहाँ क्या बोल पाओगे। समझ बहुत ज़रूरी है, पढ़ना और उसके बारे में समझना इज़ वन ऑफ द की फैक्टर। पढ़ना और उसको समझना बड़ा की फैक्टर है। जैसा कि सर ने हमें बताया कि ऐसा नहीं कि एक बंदा कुछ बोल रहा है और आपने उसके टॉपिक को, उसकी बात को आगे बढ़ाने के बजाय, उससे रिलेवेंसी शो करने के बजाय आप एक कुछ नए पॉइंट लेकर के आ गए और आपने डिस्कशन को बिल्कुल अगले मोड़ पर ले जाकर ख़त्म कर दिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए 1 या 2 मिनट के अंदर आपका पार्टिसिपेशन खत्म होने वाला है, क्योंकि आप सिर्फ पॉइंट्स जानते हैं, उन पॉइंट्स पर बातचीत करना बिल्कुल भी नहीं जानते। तो सर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। ग्रुप डिस्कशन जब हो तो हमेशा सिर्फ एग्री ना होते रहें चेस्ट नंबर सो एंड सो से, थोड़े अपने थॉट्स को रिच रखें। और दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि एकदम अननोन टॉपिक आ गया, आपके ग्रुप ने डिसाइड कर लिया कि इसी टॉपिक पर डिस्कशन करना है और आपका नॉलेज उसके बारे में कम है। पर देखिए, नॉलेज कम हो सकता है पर बिल्कुल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको करना क्या है, सर ने पहले ही बोला, यू शुड बी ए वेरी गुड लिसनर ऑल्सो। जब आपका ग्रुप बोल रहा है तो आप ध्यान से सुनिए। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला कुछ अच्छा पॉइंट बोलता है और उसके पॉइंट में हम अपना पॉइंट मिला करके अगर बोलें तो
ऐसे सर पर सर ठीक असर हो सकता है उसका? नहीं बिल्कुल, आपको देखो वहाँ कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा कि आपने बिल्कुल ना सुना हो। टॉपिक भी वहाँ जनरली 15-20 दिन पहले या 1 महीना पहले जो भी लेटेस्ट चल रहा है वो होगा, या दूसरा सोशल टॉपिक होता है। सो ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा कि उसको अपनी सोसाइटी के बारे में नहीं पता है कि क्या चल रहा है। सपोज यू टॉकिंग अबाउट वीमेन एम्पावरमेंट और मे बी पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, मे बी यूथ एंड ड्रग्स, और मतलब यू टेक एनी टॉपिक, और मे बी लाइक अभी जैसे लॉकडाउन के बाद सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया, ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि बच्चे को कुछ भी उसके बारे में नहीं पता है। ऐसे जनरल टॉपिक में आप एक लॉजिकल जो आपका रीजनिंग है, आपका एक व्यू है, वो उसको रिप्रेजेंट करो अच्छे से, एक वो लाइन ऑफ थॉट उसको लेके आओ, दैट विल क्रिएट अ वेरी गुड इम्पैक्ट। तो आपको अच्छा बोलना है, इम्पैक्ट क्रिएट हो। अभी इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए अलग से झांकीबाजी नहीं करना है, आपको करना है कि आपको सही सही बोलना है, सच्चाई बोलना है। अगर आप सही बोल रहे हैं, सच्चाई बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। कोई ना कोई आपको देख रहे हैं काला चश्मा लगा करके। आप नहीं देख पा रहे हो कि आपको कौन देख रहा है, पर आपको कोई ना कोई जरूर देख रहा है। इफ यू आर गुड, डेफिनेटली आप पे उसकी नज़र है, क्योंकि जिस तरह से आपका सपना है कि आप फौज में ऑफिसर बने, इसी तरह से ये उनकी ड्यूटी भी है कि वो देश को अच्छे ऑफिसर्स प्रोवाइड करें, और वो अच्छे ऑफिसर्स आप में से ही आने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर आपकी नज़र है, आप पर नज़र है। सर, ग्रुप डिस्कशन में जनरली आप लोग का क्या पैरामीटर, क्या देखना है? जब ग्रुप डिस्कशन आप करा रहे होते हैं बच्चों का, तो बच्चों में क्या ढूंढ रहे होते हैं कि आपको क्या मिल जाए, कि ऐसा बंदा मुझे मिल जाए तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं? जी बिल्कुल, एक्चुअली पहले तो एक पर्टिकुलर टेस्ट कभी ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ ग्रुप डिस्कशन में बच्चे का हम सिलेक्शन या रिजेक्शन कर सकते हैं। ये उसका पूरा परफॉर्मेंस होता है ओवर ए पीरियड ऑफ 2 डेज़। उसको डे 1 से लेके फर्स्ट टेस्ट से लेके लास्ट टेस्ट तक क्या कॉन्टिन्यूटी जारी है। पहला हो सकता है पहले जीडी में ही इज़ अ बिट शाई, माइल्ड हो सकता है, बच्चा नहीं बोल पा रहा है या थोड़ा टाइम लगता है पार्टिसिपेशन में, लेकिन वो पूरा टेस्टिंग में ऐसा नहीं कर सकता। तो जीडी पर से अगर हम देखें, कोई एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है एक दूसरे को, वो अपने आइडिया रख रहा है, उसको पता लग रहा है कि दूसरे के आइडिया किस लेवल के हैं, और एक इमेज फॉर्मेशन हो रहा है जो कहीं भी होता है। आप पहली बार जब किसी क्लास में जाते हो, या कभी पहली बार स्कूल में गए होंगे, कॉलेज में गए होंगे, तो पहले लगता है ना, एक दिन में पहले एक दूसरे को जानते हैं, बात करते हैं, दोस्त बनते हैं नए, उनके बारे में आपको पता लगता है जब वो बात करते हैं। तो अब इससे पहले भी आप एक दूसरे को एक्सप्लोर कर रहे थे, बट यहाँ एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे एक्सप्लोरेशन आ गया, वहाँ पे एक पर्सनल लेवल पे चल रहा होता है उससे पहले जब वो डोमेट्री में बात कर रहे होते हैं, खाना खाते हैं, बट यहाँ पे उसको पता लगता है कि दूसरे के लेवल ऑफ आइडियाज़ का है। एज एन असेसर, एज एन GTO, इफ आई हैव टू लुक, मेरे को यही देखना है कि बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है। इट इज़ नॉट ओनली सिर्फ वो बात कैसे करता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर आते हैं। एंग्जाइटी लेवल कितना है, माइल्ड है, कुछ इनिशिएटिव ले पा रहा है, कुछ नया लेवल ऑफ आइडिया उसके पास है कि नहीं है, या वो थॉट रिपीटेटिव हैं, कितना जेनरिक बात करता है या कुछ लॉजिकल बात करता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एज एन असेसर वी कीप सीइंग, बट एज ए कैंडिडेट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं तो यही बोलूँगा कि बहुत कॉन्फिडेंटली वहाँ बैठिए, आराम से टॉपिक को समझिए, और उसको ऐसे डिस्कस करना है कि आप अपने एक ओपिनियन अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज़ द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, एंड वही आपका इंप्रेशन डालेगा। अगर आपका इनफैक्ट हम हमेशा बोलते हैं कि एसएसबी का प्रिपरेशन एक ऐसा चीज़ है, सिलेक्शन तो मतलब ऑफ कोर्स वो उसी के लिए एम में जाता है, लेकिन आपका ये प्रिपरेशन आपको एक इतना अच्छा एक ह्यूमन बीइंग के रूप में लेके आता है, आपका पर्सनालिटी कैसे उभार के आता है, आपको समझ आएगा कि कैसे बात करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे अपने पॉइंट देने हैं और दूसरे के सुनने हैं। तो वही सारा हम देखते हैं। तो सर ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में हमें सारी चीज़ें समझा दी है कि आप वहाँ बच्चों में क्या ढूंढ रहे होते हैं, और आपको सब पता चल गया है कि एक ऐसे सर बच्चों में क्या देखना चाहते हैं। सर, कई बार ऐसा होता है बच्चा जीडी में बहुत अच्छा होता है, जीडी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, पर जैसे आप लेक्चरेट के लिए उसको 3 मिनट के लिए खड़ा करते हैं अकेला, बिल्कुल हिलने लगता है। तो बच्चे को उसके लिए क्या करना चाहिए? आई थिंक प्रैक्टिस फर्स्ट ऑफ वन इज़ द की, एंड लेक्चरेट का बेस्ट पार्ट है कि वहाँ पे आपके पास 4 चॉइस हैं। कई बार ऐसे एक मिसकंसेप्शन होता है कि मेरे को बेस्ट ही चूज़ करना है वरना मेरा बहुत मार्क्स कट जाएगा या मुझे कम नंबर मिलेंगे। देखो, बेस्ट और वर्स्ट कुछ नहीं होता है, आप वो टॉपिक चूज़ करो जिस पे आप अच्छा बोल सकते हो, बट ऑफकोर्स टॉपिक का कुछ रिलेवेंस भी होना चाहिए। उसमें एक टॉपिक तो ऐसा होता है कि उस पर कोई भी बोल सकता है, बहुत ही एक जनरिक इन, हाँ। तो मैं तो नहीं कहूँगा कि आप उस पर जाओ, बट आप जा सकते हो उस पर भी अगर आपको किसी कोई और टॉपिक नहीं आ रहा है, पर ये नहीं कि आपने एक बेस्ट टॉपिक लिया और आप फिर बोल नहीं पा रहे हो। तो आई थिंक उसका सबसे बड़ा क्राइटेरिया उसका प्रिपरेशन है, क्योंकि आप पहले अगर पढ़ के जा रहे हो आपने, क्योंकि वो सारे टॉपिक बहुत ही जनरिक हैं। अगर आप पढ़ते हो डे टू डे टाइम में न्यूज़पेपर पढ़ना या कहीं से डिस्कशन करना, तो आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज होगा। आई थिंक 3 मिनट इज़ नथिंग, उसमें 30 सेकंड्स एक्सप्लेन करने में टॉपिक है वो लग जाते हैं, और लास्ट 30 सेकंड्स आपको अपना कंक्लूजन देने में लग जाते हैं कि आपका क्या ओपिनियन है।
और बाकी 2 मिनट तो आप बोल ही सकते हो किसी टॉपिक पे। देखो साहब को भी पता है कि आपके 30 सेकंड्स इंट्रोडक्शन में जाएंगे और 30 सेकंड्स कंक्लूजन में जाएंगे। बोलना आपको ओरिजिनली 2 मिनट्स ही है। पहले 30 सेकंड्स में आपको ये बताना है कि साहब मैं क्या बोलने वाला हूँ, लास्ट के 30 सेकंड्स में बोलना है कि साहब मैंने क्या बोला है। जो ओरिजिनली बोलना है वो 2 मिनट ही बोलना है। उसके लिए प्रिपेयर किया जा सकता है, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। बच्चों बहुत ज्ञान मिल रहा है और ऐसा ज्ञान आसानी से मिलता नहीं है और ये हर किसी के पास होता भी नहीं है और कई लोग पास होता है पर वो देना भी नहीं चाहते। और इस वीडियो में ओवरऑल सारी चीज़ें आपकी तरफ से मैं आपके सारे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ और यादव साहब बिना झिझक के सारे आंसर्स आपके साथ शेयर करें। इसलिए कीप ग्रोइंग, अच्छे बनिए, अच्छे बच्चों की, अच्छे ऑफिसर्स की देश को आवश्यकता है। साहब लेक्चरेट हो गया, जीडी हो गया, ग्रुप प्लानिंग की बात जब आती है, बच्चे ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की बात करते हैं तो कई सारे मेरे से खबरी लाल होते हैं। कुछ भी घटना घटी हो सीधे इन्फॉर्म करने पहुंच जाएंगे। बाकी चीज़ों पर ध्यान रहता नहीं है। जब बम ब्लास्ट होने वाला होता है पहुंचते ही नहीं है। उसमें क्या ध्यान रखना है, कैसे करना है कि बच्चा वो जीपी को ठीक से हैंडल कर ले। एक्चुअली वहाँ पे ना एक बहुत ही आपका ट्रू कैरेक्टर भी सामने आता है। जैसे कुछ बच्चों का काम ही ऐसे होता है कि घर में कुछ हो गया उसको इन्फॉर्म कर दिया, लाइट चली गई पापा को बता दिया। तो आई थिंक अगर आप बेसिक अपना डे टू डे एक्टिविटीज़ आपको पता है, घर में लाइट चला गया तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा MC ट्रिप हुआ है कि नहीं हुआ है, कहाँ से मेरे को ऑन करना है, अगर किसी को बुलाना है तो वो काम करवाना है। आपका एम इन्फॉर्म करना नहीं है, आपका एम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक आपके जब ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होते हैं तो बाहर निकल के आते हैं। जो बच्चा ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो समझता है कि यार मुझे ये काम पूरा करना है, वो वहाँ भी करेगा, वो वहाँ भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। बिकॉज अगर आपको कोई सिचुएशन वहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, देखो हाइपोथेटिकली हो सकता है एट टाइम द सिचुएशन, बट आप समझिए आपको कुछ ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिए हैं, सिचुएशंस दिए हुए हैं, तो अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि उनको सॉल्व करना है। तो ये नहीं दिया गया, सॉल्व का मतलब ये नहीं आता है कि मैं यहाँ पे खड़ा, मैंने पुलिस को बता दिया और इधर किसी को बता दिया, वो अपने आप सॉर्ट आउट करते रहेंगे। फिर आपका क्या रोल है? आपका क्या? वो तो कोई भी कर सकता है। मतलब घर में आग लगी है तो पहले खुद ही बुझाएं। हाँ। फायर ब्रिगेड को फोन लगाना कोई पड़ोसी भी कर देगा। बिल्कुल। और एज ए इंडिविजुअल, और वो सिचुएशन ज़्यादा ऐसे नहीं है, मतलब ऐसे सिचुएशन होते हैं जनरली यू मे फेस। जैसे उसमें कई बार बताया गया है कि ट्रैफिक जाम में फंस गए हो या वहाँ पे गए हो, वहाँ पे कोई लूटपाट होने वाली है, तो सिचुएशन में क्या करोगे? कहीं लूटपाट होने वाली है, आप इतना भी ओवर बोल्ड मतलब वो नहीं दिखा, ऐसे बेवकूफ़ वाले जवाब भी नहीं देने हैं कि सामने से गोली चल रही है और मैं जाके खड़ा हो जाऊँगा और मारूंगा और ख़त्म कर दूंगा। आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेना है। ऑफकोर्स पुलिस को इन्फॉर्म करना है, आपको रिसोर्सेज देखने हैं आपके आसपास कौन है, क्या है, और आप उन पे कैसे आए रखना है। फाइनली एम है कि मुझे ये सिचुएशन जो है इसको सॉर्ट आउट करना है, सॉल्यूशन पे आना है, ना कि इन्फॉर्मेशन पे जाना है। घर की लाइट गई है, पिताजी को फोन नहीं लगाना, इलेक्ट्रिशियन को लगाना। हाँ। उसको बुला के उसके साथ खड़ा होकर देखिए ना भाई यहाँ से कुछ हुआ। हाँ। ये प्रैक्टिकल चीज है डे टू डे लाइफ में। देखिए होता ऐसा है कि आप एनडीए के लिए एसएसबी देने जा रहे हैं तो एज तो लगभग वही है 17-18। तो आपसे उम्मीद भी वही की जाएगी 17-18। बिल्कुल। आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद की नहीं जा रही है। आप बच्चे हो, आप बच्चे ही रहिए और आपसे उम्मीद भी बच्चे वाली की जा रही है। बस हाँ, आपके अंदर एक मैच्योर बच्चा ढूंढा जा रहा है। बिल्कुल। ग्रोन अप चाइल्ड आपके अंदर ढूंढा जा रहा है। क्यों? एक ऐसा बच्चा आपके अंदर ढूंढा जा रहा है जिसके हाथ में 30 जिंदा इंसान दिए जा सके और जो उनको व्यवस्थित तरीके से रहकर उनके साथ काम कर सके, उसके पास पूरी प्रॉपर मैनेजमेंट हो। तीनों चारों बातें कमांडर साहब ने बिल्कुल सिस्टमेटिकली आपको बता दिए। जीडी का पूरा बता दिया है, लेक्चरेट का पूरा बता दिया, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज का बता दिया। साहब जब हम ग्राउंड टास्क पर आते हैं तो ग्राउंड टास्क तो बड़ा और अच्छा। एक चीज और बता दी, पूरे एसएसबी के दौरान जितना फेमिलियर आपसे आपका जीटी ऑफिसर होता है, हाँ, उतना कोई नहीं होता। क्योंकि 2 दिन मिले हम बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए। आपका इंटरव्यू ऑफिसर होंगे तो वो 45-50 मिनट्स के आसपास आपके साथ रहेंगे। साइकोलॉजिस्ट तो शायद आपसे बात भी ना करें, ब्रीफिंग पता भी नहीं चलता आपको कौन साइकोलॉजिस्ट है कौन नहीं है। पर जीटीओ साहब एक ऐसे आदमी जिनका इंप्रेशन आप पे हमेशा रहता है। कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चा जब एसएसबी में रिजल्ट चाहे जो भी घर आता है तो उसके दिमाग में जीटीओ की एक इमेज छप जाता है। बिल्कुल। इनफैक्ट जब हम कई बार अपना वापस देखते हैं ना कि इवन इफ आई रिमेंबर माई एसएसबी, तो मुझे वो जीटीओ का वो लगा के ब्लैक ग्लासेस और वो साइड में बैठना वो हमेशा याद रहेगा। क्लास का क्या क्या कॉन्सेप्ट है उसका? एक्चुअली नथिंग, इट्स नॉट फॉर स्टाइल एंड ऑल, इट इज़ फॉर द कैंडिडेट। कैंडिडेट को नहीं पता लगना चाहिए कि आप किसको देख रहे हो किसको नहीं है। एंड टेस्टिंग से ज़्यादा ये उसी के लिए अच्छा है, बिकॉज कैंडिडेट शुड नॉट गेट कॉन्शियस किया मैं आई एम बीइंग ऑब्जर्व फॉर एवरीथिंग, और उसमें अपना परफॉर्मेंस ना खराब करे, उस चक्कर में जीटीओ ऐसे बैठा होता है। आपका परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए ही साहब काला चश्मा लगा ये काला चश्मा और क्या कोई आपके लिए कर सकता है? ये सिर्फ काला चश्मा इसलिए लगा रहे कि आपका परफॉर्मेंस डाउन ना हो, क्योंकि कई बार हम कॉन्शियस हो जाते हैं, कोई देख रहा होता है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो वो चीज़ ना हो। सब जब इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स की बात होती है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में 10 ऑब्स्टिकल्स
स्टूडेंट्स के सामने होते हैं। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं रिपीटेटिव 2 टाइम्स कर जाते हैं पूरे, हाँ। और कुछ ऐसे होते हैं कि 2-4 करने के बाद वो हार मान के बैठ जाते हैं। दोनों टाइप्स के स्टूडेंट्स के लिए आपके क्या सुझाव है? देखो, एक तो मैं तो ये बोलूँगा आपका एज में वो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल ऐसा बनाया हुआ है कि इट कैन बी डन इजीली। सो इस एज में भी अगर आप इतना नहीं कर पाओगे तो कुछ प्रॉब्लम है, मतलब आपको अपना रूटीन चेंज करने की ज़रूरत है। आज डेट आपको पता ही है किस तरह के ऑब्स्टिकल्स हैं। बेसिक आइडिया होता है आपको हाइट से डर तो नहीं लगता है, आपको किसी चीज़ का दिमाग में अगर आपको पता होगा, ऐसा नहीं कि वहाँ जाके SSB में पता लगेगा कि आपको ये डर है कि नहीं है। अगर वो डर है तो उसको निकालना है, आज निकालना है उसको, अभी तैयारी करना है। आप डे टू डे जाइए, रनिंग करिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए। 3 मिनट कुछ भी नहीं है, और वो 10 ऑब्स्टिकल हैं। द ऑब्स्टिकल आर सो सिंपल इन नेचर, इफ़ यू आर डूइंग बेसिक एक्टिविटीज़ एट होम देन यू कैन डू इट। एंड आई बिलीव कि ऐसा कोई इशू होता नहीं है। आपको हाइट का डर है, थोड़ा हाइट पे चल के देखिए, 1 बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 10 बार जाएंगे, वो पूरा डर निकल जाएगा, तो वहाँ नहीं होगा। तो मैं तो ये तो कहूँगा कि जितना आप क्विक हो सकते हैं, जितना फास्ट हो सकते हैं, उतना होना चाहिए। एंड अगर कोई पूरा रिपीट करता है 10 के 10 को, तो डेट द बेस्ट थिंग GTO के लिए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। बट वो आपका फेवरेट कैंडिडेट हो सकता है। हाँ, नहीं, फेवरेट कैंडिडेट तो हम नहीं बोलेंगे, बट हाँ, फिजिकली वी कैन से इज टोटली फिट। देखो, आपको ये तो कोई गारंटी नहीं है कि आप पूरा 10 कर रहे हो या 20 कर रहे हो तो आपका किस लेवल पे जाओगे। हाँ, बट अगर आपके अंदर करेज इशू है तो फिजिकल करेज किसी भी लीडर के लिए सबसे पहला प्रायोरिटी है। अगर आपको फिजिकल करेज ही नहीं है आपके अंदर, तो बाकी तो आप क्या दिखाओगे। तो उसके लिए मैं तो ये कहूँगा, आप तैयारी करिए, प्रैक्टिस करिए, बी फिट, बी हेल्दी, डाइट का थोड़ा ध्यान रखिए, तो अपना आप कर पाओगे। देखिए, तो कमांडो वाक पर वहाँ जाकर हिलने से अच्छा है कि आप साहब से आके एक बार गाइडेंस ले लीजिए और साहब से समझ लीजिए कि करना क्या है। और जैसा कहा कि हाइट का फियर निकाला जा सकता है। डर एक ऐसी चीज़ है जिसका सामना करो तो खत्म हो जाता है। बिल्कुल। हम लोग डरते थे, बोर्ड के एग्जाम्स होते थे, चाहे 10th होता था, 12th होता था, एग्जाम के 8-10 दिन पहले इतना फेयर हो जाता, पता नहीं क्या होने वाला है। वो एग्जाम देते थे, और जैसे रिजल्ट आता था, उस रिजल्ट के बाद हम अपने जूनियर्स को गाइड करने लगते थे, तेरे को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों, यू फेस दैट। आप उसको फेस कर चुके हो, जब फेस कर चुके हो तो आपको एक्सपीरियंस आ चुका है। तो सर, ये सारा बच्चा आराम से कर सकता है। तो बड़ी दिक्कत आती है PGT जो ग्राउंड टास्क है उसमें, और उसके सारे सीक्रेट्स हम आपके सामने रिवील नहीं करेंगे। पर क्या बेसिक चीज़ है, बच्चा क्या दिमाग लगा, अपने घर पे क्या करना सीख जाए जिससे वहाँ अच्छा कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप जो भी रोल प्ले कर रहे हो ना, उसको अच्छे से करना है। व्हेन से रोल प्ले, वेदर यू ए सन और ए डॉटर और ए ब्रदर और ए सिस्टर, अच्छा दोस्त, जो भी जिस आप रोल में हो उसको बहुत अच्छे से निभाना है। जब आउटडोर टास्क की बात करते हैं, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल अप्रोच बच्चे का हमें देखना होता है कि वो क्या आप देख पा रहे हो। कई बार हमें ना ऐसे लगता है कि वो चीज़ें हमारे सामने, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। सोल्यूशन वहीं आपके सामने है। कोई टास्क ऐसा टफ नहीं है, हर टास्क के बहुत सारे सोल्यूशन है। वो आपको GTO बताएगा भी, बिफोर वी स्टार्ट प्री ब्रीफिंग वो बोलेगा कि आपका, जैसे हम GD जब करते हैं ना ग्रुप डिस्कशन में, कोई ऐसे नहीं कि ये सही है ये सही है, आप जो भी बोल रहे हो उसको लॉजिक के साथ बोलना है। सेम इसमें ऐसे नहीं कि आप ये अप्रोच लोगे तो अच्छा है कि ये अप्रोच लोगे। आप अगर उस टास्क को बहुत अच्छे से देखोगे, अपने रिसोर्सेज को पहचानोगे कि मेरे पास ये रिसोर्सेज हैं, जो भी है, प्लैंक है, रोप है और बल्ली है, अब उसको मैं कैसे अप्लाई करूं कि मैं आगे जा सकूं। तो वो उसको रिसोर्सेज को देखना है। एंड आई थिंक इसमें कुछ ये नहीं है कि मेरे को ये वाला टास्क ऐसे करना है, ये वाला ऐसा करना है, खुद को अप्लाई करना है। सो अप्लाई करने के लिए आपको थोड़ा, मतलब जस्ट डू द प्रैक्टिस, डे टू डे एक्टिविटी जो भी आप अपने आसपास देखते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। यार मेरे को यहाँ से अगर वहाँ जाना है तो मैं कैसे जा सकता हूँ या क्या कर सकता हूँ। एंड ऑफ कोर्स देयर इज ए प्रैक्टिस सेट्स वेयर आई मीन यू कैन डू, थोड़ा अपना माइंड एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि इट्स ए अनफैमिलियर बोल सकते हो एक एरिया है किसी भी कैंडिडेट के लिए। वो डे टू डे में कोई भी बच्चा ऐसे प्लैंक, बल्ली या रोप यूज़ करके नहीं जाता है। बट स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस एंड बी ओपन, आई मीन लुक अराउंड योर सेल्फ। थोड़ा सा मतलब एक एनर्जेटिक तो रहने रहना, साथ में थोड़ा सा ऑब्जर्वर, एक अच्छा ऑब्जर्वर बनना है, जो आप हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो और फिर उसको आपको अप्लाई करना है। देखिए, साहब ने एक बहुत बड़ा वर्ड बोला, ऑब्जर्वेशन। अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा तो आप कहीं भी उस बल्ली फट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। वो बल्ली फट्टे का सही इस्तेमाल वही बंदा कर सकता है जिसका ऑब्जर्वेशन अच्छा है। आपको GTO के, PGT के जो टास्क हैं उनको रट के नहीं जाना है भाई, क्योंकि हर जगह के टास्क अलग अलग है। आपको समझ के जाना है कि वो जो प्रॉब्लम आपको दिया है
उसको आप कैसे हैंडल कर सकते और ये सबसे बड़ी जो गलती इसमें बच्चा करता है, क्योंकि आज के में कंटेंट इतना अवेलेबल है, उसको लगता है कि वो यूट्यूब पे या कुछ बहुत सारा मिलता है। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आई शुड नॉट कमेंट, बट कई बार ऐसा होता है कि बच्चा खुद नहीं कर पा रहा है या वो खुद रिकमेंड भी हो गया है और वो आपको आइडिया दे रहा है, उसको नहीं पता होता कितनी बार ऐसी चीज़ें। तो हर बच्चे का अलग पर्सनैलिटी है, आप पे क्या सूट करेगा वो उस दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। उसके हम दो बच्चों का इतना डिफरेंट पर्सनैलिटी है कि एक एडवाइस दोनों पे फिट नहीं हो सकता है। तो ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा डाटा या सॉल्यूशन डू नॉट ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम इंटरनेट और मे बी यूट्यूब। हैव ए प्रैक्टिकल अप्रोच और थोड़ा ऑफलाइन और मे बी थोड़ा लॉजिकल अप्रोच में जाओगे तो ज़्यादा बेटर है। सर ने कहा है एक एडवाइस दो बच्चों पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता क्योंकि दोनों की पर्सनालिटी अपने अपने अलग है और ये टेस्ट ही पूरा पर्सनालिटी का है। आपके ज्ञान का टेस्ट नहीं हो रहा है, ज्ञान का टेस्ट आपके एग्जाम में लिया जा चुका है, तो आपके पर्सनालिटी का टेस्ट है। दूसरा सर ने कहा कि आपको गाइडेंस ऐसे लोगों से लेना है जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं असेसमेंट में रहे हैं। सर ज्ञान लेने की तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल, क्यों बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट देखो, हम बोलते भी हैं, कोई भी बच्चा जब कहीं भी आप कोई भी टेस्ट दोगे, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम है या किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो प्रिपेयर करता है, सो वी एक्सपेक्टेड कि बच्चा थोड़ा प्रिपेयर करके आए। देखो, हम व्हाट वी ऑलवेज कीप सेइंग इन एसएसबी की ओवर कोच ना हो जाए। मतलब ऐसे नहीं कि आपको सब कुछ रटा रटाया दे दिया, वो प्रॉब्लम है। अगर मैं आपको बताऊं ये पिक्चर और ये स्टोरी लिखना है तो ये प्रॉब्लम है, आपका अपना माइंड एक्सप्लोर नहीं किया। बट ऑफ कोर्स यू नीड टू लर्न अबाउट इट, आपको सिस्टम के बारे में जानना है। बिना जाने जाओगे तो आप कैसे परफॉर्म करोगे? इनफैक्ट ये आपका ये भी बताता है कि कितना आप इंटरेस्टेड हो। अब आप बिना कुछ जाने पहचाने एसएसबी के बारे में और चले गए कि जैसे होगा हम फ्लो में बह जाएंगे, तो आपका मतलब इंटरेस्ट थोड़ा कम है। कि आप कोई भी काम करने जा रहे हो पहले चेक कर दो ना। चेक करते हैं। 10th का भी बोर्ड का एग्जाम है, आप देखते हो सिलेबस क्या है, क्या उसका कंटेंट है, क्या वो है, देन यू प्रिपेयर फॉर इट। सो देयर इज नो प्रॉब्लम, यू शुड ऑलवेज आई सजेस्ट कि लेकिन सही ज्ञान लेना है। वो गलत तरीके से नहीं जाना है कि मैं ऐसे रट के जाऊंगा तो ऐसा बोलूंगा या इसके लिए ऐसा अप्लाई करूंगा तो ऐसा आएगा, वो नहीं करना है। आपको ओवर कोच नहीं होना है, गाइडेंस लीजिए ताकि वहां जाकर एसेसर्स कोई प्रॉब्लम ना हो कि भाई आपको हर चीज बहुत बारीकी से सिखाना पड़ रही है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। थोड़ा गाइडेंस लिया जा सकता है, उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। कई बार आपसे एसएसबी के दौरान पूछ भी लिया जाता है, कोचिंग करके आया क्या, कहाँ से करके, वो सारे सवाल से डरना नहीं है। बी ओरिजिनल, बिल्कुल, और बी ऑनेस्ट आल्सो, क्योंकि आई मीन टेकिंग गाइडेंस इज इनफैक्ट मैं तो कोचिंग नहीं, मैं तो गाइडेंस कहूँगा, क्योंकि कोच हो जाता है कि बच्चे को हमने एग्जैक्टली बता दिया क्या करना है, बट गाइडेंस में तो लेना ही है आपको, तभी आप शायद आपको समझ में आएगा। एंड इफ योर दिस गाइडेंस हेल्प योर पर्सनैलिटी, इट इज बेनिफिशियल इन द एसएसबी। बट अगर ये ओवर कोचिंग हो गया और आपका ओरिजिनल पर्सनैलिटी भी गिर गया, देन देयर इज ए प्रॉब्लम। वो वहाँ पे नेगेटिव हम मानते हैं। कोचिंग से पर्सनैलिटी खत्म होती ही होती है, क्योंकि होता ही है कि मान लीजिए मैंने सांप की नकल करना शुरू कर दिया, हाँ, तो मैं नहीं रहूंगा, बिल्कुल, और मैं सांप कभी बन नहीं सकता। तो ये दोनों चीजें, तो आपको करना ये कि आप जैसे हैं अच्छे इंसान बनिए। क्योंकि देखिए, जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको इंग्लिश सिखाई जा सकती है, और जो सीखने की कोशिश ही ना करे उसका क्या करेगा कोई? बिल्कुल, कुछ नहीं हो सकता। तो एसएसबी के जीटीओ के मूल मंत्र थे, हम लोग समझ रहे थे सांप से। सर आखिरी में एक दो सवाल और पूछूंगा बच्चों से, इंटरव्यू से रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चा इंटरव्यू की तैयारी करता है, कई सारे र्यूमर्स होते हैं, कई सारी चीजें होती है। कई बार बच्चे से उसका वेट ही पूछ लिया और उसने वेट ही उल्टा सीधा बता दिया। बेसिक प्रिपरेशन बच्चा इंटरव्यू के लिए कहाँ से करे? आई थिंक सबसे पहले तो आपको, जैसे हम बोलते हैं ना कि ओरिजिनल ट्रूथफुल रहना है, वो आपका जो इंप्रेशन है ना, अगर आप वो झूठ से स्टार्ट होगा ना, वो कभी नहीं बन पाएगा। एंड कई सारे को बच्चों को ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि मैं अगर ऐसे बोलूँगा तो क्या मेरा इंप्रेशन अच्छा होगा, या ऐसे बोलूँगा तो अच्छा होगा। देखो, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। पहले तो मैं, जैसे हमने अभी बोला था कि सेम काइंड ऑफ अप्रोच एडवाइस दो बच्चों पर फिट नहीं हो सकता, हर बच्चे का अलग है। आपको वो बताना है जो आपका, और सबका एक सोशल बैकग्राउंड अलग होता है, एक इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अलग होता है, एक हम अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, कल्चर अलग होते हैं। सो somebody is coming from केरला और somebody is coming from हरियाणा, द कल्चर में भी वाइडली डिफरेंट। हाँ, कोर वैल्यूज़ उसमें हमें जो बच्चे का सर्च करना है, दैट में बी सेम, दैट मतलब वो हो सकता है, लेकिन वो सेम रिप्लाई में नहीं आएगा। वो उस कल्चर के कंटेक्स्ट में अपने रिप्लाई करेगा, और इसमें, और झूठ तो बोलना ही नहीं है। आपका जो वेट है, देखो आपको एसएसबी के लिए जा रहे हो, आप आर्म फोर्सेज में जाना चाहते हो, तो वेट रिड्यूस करो, वहाँ क्यों झूठ बोलना है? आपको लगता है कि मैं अगर ऐसे बोलूँ कि मेरा 50 किलो वेट है, 90 किलो वेट है, और मैं जो दिख रहा हूँ वो जो दिख रहा है वो सब उसको भी दिख रहा है, जो वहाँ बैठा है, मतलब वो ऐसे नहीं है कि वो आपकी बात पे जा रहा है, वो पूरा आपको ऑब्जर्व करे, जैसे ट्रेंड असेसर है, ऑब्जर्वेशन तगड़ा है भाई। और वो हर घंटे एक नया कैंडिडेट देख रहा है, एवरी आवर एक नया कैंडिडेट उसके केबिन में आएगा, वो चेक कर रहा है। तो झूठ पे तो कुछ नहीं टिका है। आपके बेच के साथ 20 लोग इंटरव्यू कर चुका है, इतना लंबा एक्सपीरियंस, हर तरह का बच्चा उनके पास में आता है। आप शुरुआत कीजिए,
ऑनेस्टली क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए, अपना बैकग्राउंड देखिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपने बारे में पता कीजिए। अपने बारे में जिस बच्चे को ठीक से पता नहीं है वो क्या करेगा, वो शायद बहुत आगे नहीं जा सकता। और जिसको अपने बारे में काफ़ी कुछ पता है, फिर बेसिक चीज़ें जो इतना सब कुछ पढ़ा है। और मैंने एक चीज़ और देखी है कि अगर आप रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके गए हैं तो काफ़ी चीज़ें आपके पास होती है, बिल्कुल। सिर्फ उनको ऑर्गेनाइज करना है। क्योंकि आपका रिटर्न का प्रिपरेशन, रिटर्न का फ़ायदा क्या होता है सबसे बड़ा, जब आप रिटर्न का प्रिपरेशन करते हैं आपका नॉलेज इतना एनहांस होता है। मतलब आप तो इतने दिन से बच्चों को देख रहे हो, पढ़ा रहे हो, सो आप देखते हो कि व्हेन ही रीड्स अबाउट हिस्ट्री, ही रीड्स अबाउट ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और मे बी जनरल अवेयरनेस उसका कुछ समझ आता है, बेसिक इंग्लिश उसका इंप्रूव होता है। तो रिटर्न इटसेल्फ आपको एक प्रिपरेशन की तरफ लेके जाता है। सो यू जस्ट कैन नॉट डिनाई दिस कि भाई रिटर्न का कोई रोल नहीं है। रिटर्न का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि रिटर्न ही आपको ऑर्गेनाइज कर रहा है, आपके थॉट प्रोसेस आपको उस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक लेके जा रहा है। कई बार तो रिटर्न जब की तैयारी करते तब आपको पता लगता है अच्छा ये सब भी है, विच इज आई मीन एक्सपेक्टेड टू नो बाय ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। आई मस्ट से एज एन नॉर्मल इंडियन सिटीजन, इफ आई गो एज एन एडल्ट, मे बी 18 ईयर्स का एनडीए का हो या फिर 21 ईयर्स और 22 ईयर्स का जब मैं सीडीएस का बच्चा जाता है, तो उसको इतना एक्सपेक्टेड है कि वो इतना पता होना चाहिए अपनी लाइफ में कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, इंटरनेशनली व्हाट इज द सिनेरियो, व्हाट इज आवर रोल टू प्ले एंड ऑल। तो वो आई थिंक वो रिटर्न में काफ़ी हद तक क्लियर होता है। बड़ा रोल है। अगर रिटर्न क्लियर करके आप जा रहे हैं, रिटर्न की तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन है, तो आपका एसएसबी में उसका एडवांटेज जरूर मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा सर आखिरी के 2 सवाल। बिल्कुल सर फिश मार्केट बड़ा सवाल है। बच्चे पहली बार जो एसएसबी देने जा रहे हैं उनको भी किसी ना किसी ने उनके दिमाग में डाल दिया है वर्ड कि वहाँ फिश मार्केट बनेगा और तुमको ये करना है, ये नहीं करना है। सर ये फिश मार्केट को क्या है ये और हैंडल कैसे करे बच्चा? Actually- ऑर्डिनरी बच्चे को क्या करना चाहिए इस वर्ड से दूर रहने के लिए? बिल्कुल। एक तो पहले तो अपने दिमाग से ऐसा, ये भी एक तरह का मिसकंसेप्शन ही है। देखो फिश मार्केट कहीं भी हो सकता है, हम जब बात करें 2-4 लोग एक्साइटेड आते हैं, हो जाता है, बट कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 15 मिनट का अगर डिस्कशन हो रहा है तो 15 मिनट्स तक एवरीवन इज शाउटिंग एंड यू आर नॉट गेटिंग चांस एंड ऑल। इट नेवर हैपन। ना तो चिल्लाने से कभी आपको मौका मिलता है, ना ही वहाँ पे समझ रहे हो कि मैं इफ़ आई बी लाउडर ऑफ आई बी मैं 5 बार बोला, 6 बार बोला, उससे नहीं फर्क पड़ता है। वो बीच में गैप आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लुक फॉर दोज गैप्स व्हेन यू फाइंड, बिकॉज कोई भी बंदा ना लगातार एकदम उसी पिच में और कॉन्टिन्यूस नहीं कर सकता। एट टाइम्स इट क्रिएट बट इट सब्सिडाइज ऑन इट्स ओन विद इन 1 or 2 मिनट्स। और अगर उससे भी ज़्यादा अगर एक्सटेंड होता है तो वहाँ असेसर बैठे होते हैं, दे आर टू कंट्रोल दिस थिंग, क्योंकि वहाँ ऐसा नहीं है, बच्चा छोड़ना नहीं है उनको, अच्छे बच्चे की हर जगह तलाश है। और जब असेसर बैठता है ना एट द 5 डेज के एंडिंग में, उसका ये एम होता है कि मैं कुछ अच्छे ऑफिसर यहाँ से सेलेक्ट करके लेके जाऊँ, सही बात। तो वो वहाँ करेगा। आपको बस ये ध्यान रखना है, आपको लॉजिकल रहना है, डू नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड, और जब बीच में जो गैप मिलता है उसमें बोलिए। एंड ट्रस्ट मी, इफ आपका कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक है, आपके पॉइंट्स लॉजिकल हैं, एक्सप्रेशन आर गुड, पीपल विल लिसन टू यू। यू विल सडनली फाइंड देयर कैंडिडेट व्हेन दे स्पीक, एंटायर बैच स्टार्ट लिसनिंग टू देम एंड ऑल। सो वो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, उन गैप को सर्च करना है। आई मीन द मोमेंट दिस गैप्स कम, देन यू स्पीक इनटू दीज गैप्स, एंड इवन स्टिल यू फील टू मच ऑफ क्योस। In fact, you can also, I mean, as a leader, you can say this, because we are looking for a leaders. You can control this. You can tell people, okay, gentlemen, let's speak one by one, or none of us been able to understand. But उसमें aggression में नहीं जाना है, उसको gesture भी ऐसा होना चाहिए जिसके लिए सुन के दूसरे को भी अच्छा लगे, मतलब जो चिल्ला रहा है उसको बेकार लगे कि यार मैं actually I'm creating a chaos. सही बात। तो I think this is the best way to go ahead with it. फिश मार्केट का आंसर आपको मिल गया है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपका एक्सप्रेशन अच्छा है, लोग आपको सुनेंगे। और अगर कोई आपसे भी अच्छा बोल रहा है तो डेफिनेटली 1 या 2 मिनट के बाद वो थोड़ा पॉज लेगा, थोड़ा ब्रेक लेगा। उस ब्रेक में आपको घुसना है और अपने अच्छे पॉइंट्स उसमें डालना है, या फिर उसके पॉइंट में कुछ अच्छा ऐड ऑन कर सकते हो करना है। बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा बताया कि जब हम सुनते हैं ना दूसरे को, उस इफ यू आर लिसनिंग टू अदर्स, तो आप अपना पॉइंट ऐड ऑन करते हो उनके पॉइंट्स में। एंड यू लिसनिंग, आई मीन सपोज कोई किसी को सुन नहीं रहा है, मे बी सपोज 5 or 6 कैंडिडेट लाइक दिस, स्पेशली रिपीटर बैच में कई बार हो जाता है, उनको लगता है कि मेरे को पहली बार में नहीं हुआ, इस बार अच्छा पार्टिसिपेट करूंगा, और वो चिल्ला रहे हैं। पर फर्स्ट ऑफ ऑल वो कॉमनैलिटी उस डिस्कशन में आप ढूंढ सकते हो, व्हाट इज कॉमन विच एवरीवन इज हैविंग, एंड व्हेन यू कम स्टार्ट टू डिस्कशन ऑन द कॉमन आइडियाज, दैट इज मच बेटर अप्रोच, बिकॉज उसमें लोगों को लगता है ओके हाँ ही इज समवॉट एग्री और मे बी अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू और माई ओपिनियन। आप वो कॉमन पॉइंट्स पे ग्राउंड पे अगर जाओगे तो वैसे ही लोग आपको सुनना स्टार्ट करेंगे, वो वैसे ही खुश हो जाएगा। जो बहुत देर से बोल रहा था उसको लगेगा कि मेरे पॉइंट को एड ऑन कर रहा है, मतलब मेरा साथी है। और अगर फौज क्या है, साथियों का साथी है। बिल्कुल। तो आपको वो क्वालिटीज आपके अंदर होना चाहिए। ये वो डिस्कशन हो रहा है, डिबेट नहीं हो रहा है जिसमें वो कुछ बोलेगा और आप कुछ और बोलोगे। डिस्कशन को पूरा अलग अलग एंगल पे लेकर जाओगे, आप साथ में उसको क्यूमुलेटिवली आगे बढ़ाइए, डेफिनेटली उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सर लास्ट सवाल, बच्चा ग्रुप डिस्कशन में कसम खा के जाता है, कई सारे लोग उसको कसम खिला भी देते हैं कि तेरे को जाना है,
और तेरे को पहले नंबर पे ही बोलना है, और पहले पे ना बोले तो कम से कम दूसरे पे तो बोलना ही बोलना है। अगर तूने पहले दूसरे पे ना बोला तो आउट है। नहीं, इट्स टोटली मिथ। देखिए हम जब आप भी ऐसे देखो वहाँ पे जो हो रहा है ना वो सब कुछ ऐसा है जैसा आप अपनी नॉर्मल एक सोसाइटी में ढूंढते हो। सो कुछ ये तो बकवास है, मतलब यू कैन नॉट से ऑफ कोर्स समबडी टेक इनिशिएटिव इज अ वेरी गुड थिंग, यू शुड टेक। आई अप्रिशिएट कि कोई ले रहा है या कोई स्टार्ट कर रहा है, लेकिन अगर 10 लोग एक साथ बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि जिस बच्चे ने तीसरे नंबर पर या चौथे या मे भी 5वें 6ठे नंबर पर बोला वो नहीं है। बच्चा लास्ट में ही बोलता है, उसके लेवल ऑफ आइडियाज़ कई बार बहुत अच्छे होते हैं एंड देन ही पिक्स अप, तो उसको भी उतना ही लीवे मिलता है जितना स्टार्टिंग में मिलता है। आप स्टार्टिंग में पहले नंबर पे बोलिए या दूसरे पे बोलिए, आपका लेवल ऑफ आइडिया बहुत ही बकवास है ना, आप उसके बाद किसी को सुन रहे हैं, कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा, इट विल बी डिसएडवांटेज। सो ये इट इज़ नॉट लाइक दिस एवरीवन इज सिटिंग। आई मीन आप भी अगर किसी से बात करने जाओगे, अगर हम 5-6 लोगों में मिलते हैं, ऑफ कोर्स जो स्टार्टिंग में बोलते हैं उनके तरफ आपका अटेंशन जाता है इमीडिएटली, बट द मोमेंट यू नो इट्स पिक्स अप एंड अदर गाइज पार्टिसिपेट एंड ऑल, आप उनको कैसे मिस कर सकते हो? नो वन इज गोना मिस। एंड वो जो असेसर बैठा है उसकी नज़र हर बच्चे पे है, उसको उसका भी बताना है जो बिल्कुल नहीं पार्टिसिपेट किया, उसको भी उसको ढूंढना है कि ये क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब अगर यहाँ तक आया तो उसका रीज़न क्या है। तो देयर नथिंग लाइक कि आपको पहले नंबर पे बोलना है, दूसरे नंबर पे बोलना है, बट यस इफ़ यू हैव सम आइडिया प्लीज़ टेक इनिशिएटिव टू स्पीक, बट डू नॉट बी द पार्ट ऑफ, अगर 2 लोग चिल्ला रहे हैं उसमें आप भी चिल्लाने लगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो जब चिल्ला रहे हैं अपने को शांति से सुनना है। यू शुड बी ए वेरी गुड लिसनर ऑल्सो, क्योंकि आप जितना बोलेंगे वो तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर करके गए हैं, पर सुनने की कोई तैयारी करके घर से गए नहीं है। वो वहाँ ग्रुप होगा, सारे लोग नए होंगे, उन नए नए लोगों का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है क्योंकि डिफरेंट प्लेस से आएंगे। बिल्कुल, अगर आप ठीक से सुनते हैं और जब ग्रुप डिस्कशन ठीक से सुनाए तो फिर आपका जीपी में अच्छा मजा होगा। और इस बात का ये मतलब बिल्कुल मत निकालना कि हमें बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है, बिकॉज अगर आप बात नहीं करोगे तो किसी को समझ नहीं आएगा। बात तो करना ही करना है आपको, पर थोड़ा सा सुन भी लेना है तो बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा डिस्कशन ये रहा और साहब ने समय दिया, मेरे रिक्वेस्ट पर सर ने ये सारी चीज़ें आपको बताई। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इनफैक्ट आई होप ये कुछ बच्चों के काम आए और उनके लिए कुछ तो फ़ायदा हो, मतलब जब वो जाएं तो बेबी दे आर बिट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ना बिल्कुल ना भूलें। क्या साहब से और इस तरह के डिस्कशन करना है, उसके क्वेश्चंस भी आप डाल सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है कि सर हमारा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब अगर हमें साहब से मिल सके, डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में आपके सवालों के जवाब लेकर के आए। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।